तो पिछली क्लास में आप लोगों ने बोर मॉडल पढ़ा और इस बोर मॉडल में हमने आप सभी लोगों को बोर मॉडल के 5 पॉइंट्स बतलाए थे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने उनको अच्छे से समझा होगा और अभी आप लोगों को तैयार होंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा है, वह क्लास अटेंड नहीं की है, वे पहले उस क्लास को अटेंड कर लें, इसके बाद इस क्लास को पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये 5 पॉइंट पढ़ने के बाद ही हम आगे की बात को पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम बोर मॉडल में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कौन कौन से निकले उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उनका यूज कैसे करते हैं और आगे कौन कौन सी चीजें हम निकाल सकते हैं, वो सभी चीजें इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बोर मॉडल के 5 पॉइंट जो कल हमने डिटेल में पढ़ाए थे उनको शॉर्ट में एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका यूज अभी इस क्लास में होने वाला है। ठीक है, इसलिए इन 5 पॉइंट्स को एक बार शॉर्ट में उनको हम रिपीट करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी कक्षा में नहीं घूमते हैं, बल्कि वे खास कक्षा में एक खास ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं, घूमते हैं। ठीक है, और इन खास कक्षाओं को हम स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिंदी में इन्हें स्थायी कक्षाएं कहते हैं। अगर इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उनसे ऊर्जा का उत्सर्जन, एनर्जी का रेडिएशन, इमिशन नहीं हो पाता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या था? सेकेंड पॉइंट था इन स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में कि स्टेशनरी ऑर्बिट कौन सी वाली होती है। तो सेकेंड पॉइंट में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व हो सकता है जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वह कितनी होना चाहिए? h/2 की इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। मतलब h/2 का हिंदी में पूर्ण गुणज होना चाहिए। ठीक है, यहां पर h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। समझ गए? रियल में ऐसा ही कहा जा सकता है कि जो स्टेशनरी ऑर्बिट हैं वो कौन सी है? स्टेशनरी ऑर्बिट उन्हीं ऑर्बिट को बनाया जाएगा जिनके लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीजर मल्टीपल हो। क्लियर है अच्छे से? थर्ड पॉइंट में बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी वाली ऑर्बिट से लोअर एनर्जी वाली ऑर्बिट में, मतलब ऊपर वाली ऑर्बिट से नीचे वाली ऑर्बिट में आता है, तो जो एनर्जी लॉस होगा वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में होगा। मतलब अगर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, मतलब ऊपर वाली कक्षा से नीचे वाली कक्षा में वह आता है, तो उसमें से क्या निकलेगी? जो एनर्जी लॉस होगी वह किस रूप में निकलेगी? विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में निकलेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में वह एमिट होगी। ये थर्ड पॉइंट होगा। फोर्थ पॉइंट में बताया गया कि इसकी वैल्यू के बारे में बताया गया। सपोज कर लें कि nth ऑर्बिट से pth ऑर्बिट में, मतलब nवीं कक्षा से pवीं कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होता है, यहां पर n ऊपर वाली ऑर्बिट है और p नीचे वाली है। ठीक है, तो ऊपर वाली से नीचे वाली में आएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऊपर वाली ऑर्बिट की अगर एनर्जी है En और नीचे वाली की क्या है? Ep, En माइनस Ep इज इक्वल टू एच न्यू होगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस, यही एनर्जी लॉस होगा। ये बतलाता है फोर्थ पॉइंट में। और फिफ्थ पॉइंट में बतलाता है कि सर्कुलर पाथ में चलने के लिए एक सेंट्रीपेटल फोर्स की आवश्यकता होती है, एक अभिकेंद्री बल की जरूरत होती है। वह अभिकेंद्री बल कहां से मिलता है?
वह मिलता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा, ठीक है, जो कि कूलॉम लॉ से हमको मिलता है। ये 5 पॉइंट थे जो अपन ने कल की क्लास में समझे थे विस्तार से, ठीक है। डिटेल में समझना है तो उस क्लास को आप एक बार देख सकते हैं। अब आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन सपोज कर ले एनवी ऑर्बिट में क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है, तो उस एनवी ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसका टाइम पीरियड कितना होगा। ये तीनों अलग अलग डेरिवेशन होंगे और इनको हम आज कैलकुलेट करेंगे, ड्राइव करेंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यह हमें जानना जरूरी है कि नील बोर जो एटॉमिक मॉडल देता है वह सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही देता है या हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए देता है। हाइड्रोजन जैसे बोला जाए तो जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन की ऑर्बिट में कितना होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम हीलियम लेंगे तो हीलियम का हमें एक इलेक्ट्रॉन हटा करके फिर उसको स्टडी करनी पड़ेगी, मतलब आयन के रूप में करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाएं तब भी हम उसकी स्टडी इस बोर मॉडल से कर सकते हैं। कुल मिलाकर के यह बोर मॉडल की एक प्रकार की लिमिटेशन भी है कि यह सिर्फ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए ही लागू होता है और बाकी जो दूसरे एटम से हैं उनके लिए कुछ और भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं आगे इस पॉइंट पर। ये देखें, एक डायग्राम बनाया हुआ हमने। ये हाइड्रोजन एटम है और इसमें ये न्यूक्लियस है। रेड कलर से जो देख रहे हैं ये क्या है, न्यूक्लियस है। और हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता तो 1 है, लेकिन फिर भी हम यहां पर क्या मान लेते हैं, Z मान लेते हैं। और इसके अंदर जो चार्ज होंगे वो प्रोटॉन होंगे, जो कि सिंगल होगा, लेकिन यहां पर हम मान लेते हैं E, ठीक है, क्योंकि E इज इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। इसके बाद इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये देखें, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन का जो मास है वह हम मान लेते हैं कितना है, बोले m है, और यह v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब इस प्रकार से घूम रहा है। क्लियर है। तो अब हमें यहां पर क्या करना है, इसकी रेडियस, तो रेडियस क्या मान ली जाए, ये रेडियस मान लेते हैं r। क्या मान लेते हैं, r। तो अब हमें इस r के लिए डेरिवेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसमें हम बोर मॉडल का एंगुलर मोमेंटम वाला पॉस्टुलेट यूज करेंगे, ठीक है। यहां पर लिखते हैं और आगे पढ़ते चलते हैं। लिखेंगे यहां पर बाई बोर मॉडल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, ये होता है NH/2 पाई। आगे देखिए, L का मतलब होता है P इंटू V, L का मतलब होता है P इंटू R, और NH/2 पाई एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इंटू R, और लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है एम भी। P इज इक्वल टू एम भी इज इक्वल टू NH/2 पाई। आप चाहें तो डायरेक्ट ये लाइन भी लिख सकते हैं, ये ना लिखना हो ये वाली और ये वाली, तो आप डायरेक्ट इसके बाद ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टेप को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए हमने स्टेप पूरे लिख दिए यहां पर, ठीक है। आगे देखें, यहां पर अब ये यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी, V की निकाल लेते हैं।
चाहे तो वैसे ही लिखा रहने दें, कोई दिक्कत नहीं वैसे, लेकिन फिर भी आगे v की वैल्यू का यूज करना है, इसलिए इसको हम यहां पर लिख देते हैं। ये आ जाएगा NH अपॉन 2πmr, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद फिर से अगेन बाई बोर्स मॉडल, क्या कहता है इसका लास्ट वाला पॉस्टुलेट, क्या कहता है, वो कहता है सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स मींस mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू अट्रैक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या होता है, ये 1/4πε0 और Q1 का मतलब होगा, ये देखो ये है Q1 अपना, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो ये वाली है ये क्या है, ये Q1 है, और ये वाली वैल्यू कितनी है Q2। ठीक है, तो 1/4 F इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 की वैल्यू हम लिखेंगे Z इंटू ई, और Q2 की वैल्यू E लिखेंगे, और अपॉन कितना हो जाएगा ये R स्क्वायर। तो एक R से एक R हम यहां कैंसिल कर सकते हैं, और इसके बाद क्या बचेगा देखें, ये आएगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE स्क्वायर अपॉन R, एक R कैंसिल हुआ है। इक्वेशन फर्स्ट से आप v की वैल्यू यहां लगा सकते हैं, तो आ जाएगा m इंटू ये हो जाएगा n h अपॉन 2πmr, ये v की वैल्यू हुई, और स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर लगा देंगे, 1/4πε0 और ZE स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर देखें, यहां m स्क्वायर रहेगा, एक m कैंसिल हो जाएगा, यहां भी R स्क्वायर रहेगा, एक R कैंसिल हो जाएगा, जो बचता है वो लिखते हैं, ये आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर, एक m कैंसिल हो चुका है ये लिख दिया हमने, और एक r भी कैंसिल हो चुका है, इसलिए सिर्फ कितना आएगा mr। समझ गए, ये m स्क्वायर से एक m कैंसिल किया हमने, r स्क्वायर एक r कैंसिल कर दिया, यहां कितना आएगा बोले 1/4πε0 ZE स्क्वायर, अब अपॉन आने की बात नहीं है क्योंकि यहां r कैंसिल हो चुका है। अब हमें चाहिए r की वैल्यू, तो r को क्या कर लें, वहां कर लें, और बाकी सब इस तरफ, इसका मतलब क्या हुआ, लिखा जा सकता है r इज इक्वल टू, ठीक है, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सब की सब वैल्यू इधर आ जाएंगी, यहां देखें ये हो जाएगा 4πε0, मतलब r ऊपर तरफ गया है, और ये वाली वैल्यू कहां आएगी, यहां आएगी, यहां आई मतलब इसको यहां लिख रहे हैं हम, और इसके साथ में आएगी, तो यहां क्या होगा, ये n स्क्वायर और ये आएगा h स्क्वायर। अब इसके बाद अपॉन में क्या क्या आएगा, ये तो अपॉन में तो रहेगा ही, ये और आ जाएगा अपॉन में, इसके अपॉन में हम लिख देते हैं 4π स्क्वायर और कितना m, r की तो वैल्यू निकाल ही रहे हैं, और इंटू कितना हो जाएगा ये ZE स्क्वायर। ठीक है, तो एक प्रकार से यहां पर ये क्या है, ये आ जाता है आपका r के लिए डेरिवेशन, ये देखिए, ठीक है,
ये आर के लिए डेरिवेशन। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें 4 से 4 कैंसिल कर लें, पाई से पाई कैंसिल कर लें। अब कैंसिल नहीं किए जो हमने, उसका रीजन ये है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट है ये 9 इंटू 10⁻9, तो ये वैल्यू लगाने के लिए हमें मिल जाए ज्यों की त्यों एज इट इज। इस वजह से हमने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में इसको लिखा था, लेकिन फिर भी इसको शॉर्ट में सिर्फ आर का डेरिवेशन पूछा गया है, तो आप चाहें तो इसमें कट करके और बाकी वैल्यू यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहां कितना आ जाएगा देखें, ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 कैंसिल हो गया, एक पाई कैंसिल हुआ है, एक पाई बचा है और एम बचा है और जेड बचा है और ई स्क्वायर बचा है। ठीक है, इस प्रकार से ये डेरिवेशन रहेगा अगर वैल्यूज कट करनी है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो रेडियस ऑफ एनएथ, ये कौन सी आर्बिट है, एनवी है, ये कौन सी है, एनवी। चाहे तो इसको हम आर एन भी मान सकते थे, रेडियस को हम आर ना मान करके आर एन भी मान सकते हैं, जिससे हम R1 R2 R3 वगैरह की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप आर एन के जगह आर लेके चलते हैं तो लिखने में थोड़ा सुविधा रहती है, इसलिए हमने आर ले लिया है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या करेंगे हम, ये जो आर की वैल्यू निकली है, इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट में लगा देंगे। ये देखें, आर की वैल्यू कहां लगा देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये वेलोसिटी कौन सी वाली है, लीनियर वेलोसिटी है, मतलब रैखिक वेग है ये। ठीक है, तो देखते हैं आगे, उसके लिए एन यही कर लेते हैं, जगह है अभी। देखें, इसमें आ जाएगा, अगर यहां कर दें तो बात बन जाएगी। ये देखिए, इसमें है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो लिखेंगे V इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम। अब ये आर की वैल्यू ये लगानी है, तो ये नीचे लगाएंगे, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये हो जाएगा यहां पर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर और अपॉन हो जाएगा ये पाई एम जेड ई स्क्वायर, पाई एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है, ये भी के लिए डेरिवेशन होगा। चाहे तो कुछ वैल्यूज कट जाएंगी, पाई से पाई हट जाएगा, और देख लें क्या हट सकता है, और कुछ नहीं, तो लिख लेते हैं यहां पर कितना आएगा। अब ये एन एच और एम, एम भी आएगा, जेड भी आएगा, ई स्क्वायर। ठीक है, एन एच एम जेड ई स्क्वायर, इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल हुआ, एम से एम तो हमें काट लेना था। ठीक है, ये एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया देखें, ये आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट और एक एन भी कटेगा, पूरा ही लिख देते हैं। देखिए, एक एन से एक एन कैंसिल हो जाएगा, एक एम से एम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आया अब इसमें, ये आ जाएगा, और पाई से पाई भी कैंसिल कर, जो हो रहा कर देते हैं, जेड
ई स्क्वेयर और एक एच भी कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब अपॉन में क्या बचा यहां पर, 2 बचा, एप्सिलॉन नॉट बचा और एन एच बचा। ये है वेलोसिटी, ठीक है। एन एच कैंसिल, एम कैंसिल, पाई कैंसिल, जेड ई स्क्वेयर बचा और 2 बचा है यहां, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, राइट। अब इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड के लिए फार्मूला कहां से बनेगा, वो बेसिक फार्मूला में चले जाएं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बेसिक फार्मूला है फॉर टाइम पीरियड। हिंदी वालों के लिए ये आवर्तकाल है, जिसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, इस फार्मूले का यूज अगर करें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये देखो ये हो जाएगा टाइम, तो यहां पर लिख देंगे टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस। देखें टाइम पीरियड कौन सा, इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट पूरा करने में जितना टाइम लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट पूरा करने में जितना टाइम लगता है वो कहलाता है टाइम पीरियड या हिंदी में आवर्तकाल, ठीक है। और एक ऑर्बिट को पूरा करने में ट्रेवलिंग डिस्टेंस कितनी होती है, 2 पाई आर, ठीक है। एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, तो डिस्टेंस हो जाएगी 2 पाई आर और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड मींस कैपिटल टी मान लिया अपन ने, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी है, v है, हो गया। ये वैल्यूज लगाते हैं, पहले लिख देते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम पीरियड कितना है t, डिस्टेंस कितनी है 2 पाई आर और स्पीड कितनी है v। ये सभी वैल्यूज हम पुट करें, t इज इक्वल टू 2 पाई आर, आर की वैल्यू क्या है ये निकाली थी अपन ने, तो इसकी वैल्यू लगाएंगे यहां, ये है एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वेयर, ठीक है। ये हो जाएगी आर की वैल्यू। अब अपॉन में कितना है, अपॉन में है v, तो v की वैल्यू कितनी है देखें, ये है जेड ई स्क्वेयर और अपॉन का अपॉन है तो कहां चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच इज इक्वल टू, अब देखें यहां पर क्या कैंसिल होने वाला है, कुछ होने वाला है कैंसिल। देखो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और इसके बाद लिख देते हैं, कंप्लीट आंसर हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन क्यूब एच क्यूब होल अपॉन जेड ई टू दी पावर 4 एम, जेड डबल है, एक जेड ये है तो कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर, ठीक है। ये है एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये आ जाएगा टाइम पीरियड, ठीक है। इस प्रकार से बोर मॉडल की मदद से हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की nवीं ऑर्बिट की हमने रेडियस निकाली,
उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी निकाली और उसका टाइम पीरियड भी निकाला। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और एनर्जी के बाद हम इसके स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, इसमें जो सीरीज मिलती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में अगले दिन।